दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे भ्रष्टाचार के ऊपर, और उसमें भी विशेषता दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा आज सबसे गर्म मुद्दा है देश के लिए, पूरे देश के लिए, जिसमें कि दिल्ली के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर बंद हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इल्जाम क्या क्या है और नई शराब पॉलिसी में है क्या। दोस्तों नई शराब पॉलिसी बनाने का मकसद जो था, पैसे कमाना तो सबका, सारी सरकारों का मकसद होता ही है कि किसी तरीके से कमाई बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ एक और मकसद था, पूरी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना। जहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं उनको बंद करना, बड़े शोरूम्स में, जो मॉल्स में दुकानें खोलना, ताकि जो कंज्यूमर है शराब पीने वाले वो सर आराम से बैठकर शराब पी सके एयर कंडीशन में, जैसा कि विदेशों में भी होता है। और उनको एक सिस्टम के अनुरूप ढालना, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में दुकानें बहुत ज्यादा हैं और कुछ क्षेत्रों में दुकानें थी नहीं, तो उनको बराबर करना, हर वार्ड में लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना। नई दुकानों की जो संख्या इन्होंने डिसाइड की थी पॉलिसी के अंदर, उसमें 849 दुकानों का प्रावधान था। इसमें दो मुख्य बातें और आई सामने। जो शराब का व्यापार था दिल्ली के अंदर, उसको बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, जो कि अब तक सरकारी क्षेत्र में था। उसमें उनकी कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% की गई। ये इसकी मुख्य बातें हैं। अब इसमें आरोप क्या क्या है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आरोप है, व्यापारियों को नाजायज फायदा दिया गया, नाजायज छूट दी गई हर तरह से, जिसमें सबसे पहले कोरोना के दौरान 30 करोड़ रुपया व्यापारियों को लाइसेंस फी का माफ किया गया, जिसको वेवर बोलते हैं। दूसरा आरोप, व्यापारियों की जो कमीशन है 5% से बढ़ाकर जो 12% की गई, उसके बदले में किकबैक मिली, 100 करोड़ रुपए वापस लिए जो इन्होंने खर्च किए, जिसको भ्रष्टाचार और रिश्वत की श्रेणी में लिया जाता है। तीसरा आरोप कि इन्होंने गली गली में दुकानें खोल दी। चौथा आरोप लगाते हैं, एक के साथ एक फ्री शराब कैसे बांट कर दी इन्होंने, हर लोगों को शराब भी बनाना चाहते हैं। अगर पॉलिसी गलत नहीं थी तो अगला इल्जाम इन्होंने लगाया कि वो वापस क्यों ली गई। और आखिरी इल्जाम इनका जो है वो है, इनको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही अगर ये बेगुनाह है। तो मैं एक एक करके कुछ चीजें अपनी बात सामने रख रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सरकार का या किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बता रहा आपको। मैं एक आम आदमी, एक आम देश का नागरिक होने के नाते इस विषय पर मैंने बड़ी गहराई से सोचा और कुछ जांच अपने सोर्स से इंटरनेट के थ्रू निकाली। उसी आधार पर मैं ये बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो इनका सबसे जो पहला इल्जाम है कि इन्होंने व्यापारियों को नाजायज फायदा पहुंचाया, जो कि 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन की गई और 30 करोड़ रुपया इनकी फीस माफी की गई कोरोना के दौरान। तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है, अगर कोरोना के दौरान 30 करोड़ रुपए इन्होंने फीस माफ की तो वो एक पॉलिसी के अंतर्गत होता है, जैसा कि केंद्र सरकार ने भी टोल टैक्स के ऊपर लिया जाने जो टैक्स था, जब उनकी कमाई बंद हो गई तो केंद्र सरकार ने लगभग 80 करोड़ रुपया टोल नाके के जो मालिक थे उनका भी माफ किया। ये एक पॉलिसीगत नीति है। दूसरा, कमीशन बढ़ाकर 5% से लेकर 12% की गई, ये भी एक पॉलिसी मैटर है, और ये किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ताकत के अंदर होता, अधिकार क्षेत्र में होता ही कर सकते हैं। उसी प्रकार दुकानों की संख्या इन्होंने जो बढ़ाई, जो एक इल्जाम है, 864 दुकानें पहले थी, जो अब घटकर 849 करने का प्रावधान था। हां, इसमें ऐसी जगह पर दुकानें खोलना था जहां पहले शराब की दुकानें नहीं थी या छोटी दुकानें थी, उनको बंद करना, और मॉल्स में बड़े बड़े अच्छी जगह पे दुकानें खोलना। जैसे आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां जाएं, अपनी चॉइस से शराब खरीदें, और एयर कंडीशन वहां पे जगह हो जहां पर आप बैठकर तसल्ली से पी सकें, जैसा कि विदेशों में भी होता है। तो पहले इन्हीं दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है, 30 करोड़ रुपए का जो उन्होंने माफी की,
अगर उसके बदले में इन्होंने पैसे खाए हैं दिल्ली सरकार ने, तो वो निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा और ये आरोप अगर हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा इल्जाम है कि इन्होंने कमीशन जो है व्यापारियों की 5% से बढ़ाकर 12% कर दी और उसके बदले में 100 करोड़ रुपए का आरोप है रिश्वत खाने का। तो ये अगर पैसे किकबैक मिला है वापसी में, तो निश्चित तौर पर यह मामला पूरी तरह भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। लेकिन भ्रष्टाचार का एक परिभाषा है, परिभाषा क्या कहती है, या अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो जांच का एक सजा का तरीका सरकार ने नियम बनाए हैं, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनको रिमांड ली जाती है, उनकी जांच की जाती है, खोज भी पूरी की जाती है और पूरी मनी ट्रेल निकाली जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने इल्जाम लगा दिया और किसी को भी उठाकर आप जेल में बंद कर दो। आप रास्ते में चलते किसी आदमी को भी ऐसे इल्जाम लगाकर बंद नहीं कर सकते। पहले उसका मनी ट्रेल ढूंढा जाए, खोजबीन की जाए और अगर सबूत मिल जाए तो निश्चित तौर पर कोर्ट में पेश किया जाए और जब अपराधी साबित हो जाए तो उसको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आरोप है और वो भी जबानी जमा खर्च है तो आप उसको लंबे टाइम तक जेल में नहीं रख सकते। सिस्टम यही कहता है कि आपने उनको बुलाया, रिमांड पे लिया, पूरी जांच की, पूरे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की, उसके बाद उसको जमानत दे दी जाती है जो उसका बेसिक अधिकार होता है। फिर कोर्ट में मुकदमा चलता है, जांच एजेंसियां साबित करती हैं कि इन्होंने ये रिश्वत ली, ये पैसा ऐसे आया, यहां से आया, पूरे सबूत दिए जाते हैं। तो उस केस में अगर जांच एजेंसियां सफल होती हैं साबित करने में तो वो निश्चित तौर पर अपराधी साबित होता है और उसको जेल की सजा मिलती है। लेकिन जब तक वो साबित नहीं होता तब तक वो जमानत पर बाहर रह सकता है। अगर जांच एजेंसियां ये साबित करने में असफल होती हैं कि सबूत नहीं मिले तो वो निरपराधी घोषित करके कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में अभी तक कोई ऐसा मनी ट्रेल किसी के पास भी नहीं मिला, ना तो मनीष सिसोदिया के पास, ना अरविंद केजरीवाल जी के पास, ना इन्होंने बाकी जो गिरफ्तार किए हैं विजय नायर के पास। 1 रुपए भी कहीं से वसूल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आरोपों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल आरोपों की जांच करो, लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक जमानत के अधिकार में इनका अधिकार है और उनको जमानत देनी चाहिए आपको। ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, संविधान का, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो। दूसरी चीज मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये भ्रष्टाचार है तो इस पॉलिसी के ऊपर हमारे एलजी साहब की भी साइन है, तो उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया? आरोपी तो फिर वो भी हैं। तो निष्पक्ष जांच करो, निष्पक्ष काम करो। ऐसा ना लगे इस तरीके से तो जनता के बीच जो साफ मैसेज आता है कि आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया है और उनको जेल में रखा गया है। जब तक मनी ट्रेल नहीं मिल जाती, आपको पैसे नहीं मिल जाते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आती है कि जो उन्होंने जी एक के साथ एक फ्री बांट दी, गली गली में दुकानें खोल दी, तो उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। दिल्ली के अंदर पहले 864 दुकानें चल रही हैं पुरानी पॉलिसी के अंतर्गत। नई पॉलिसी में 849 दुकानें हैं, पहले से कम ही खोलने का प्रावधान है। हाँ, ये जरूर है कि पहले छोटी दुकानें, गली गली की दुकानें बंद करके हर वार्ड में बराबर दुकानें खोली जाएं और उन क्षेत्रों में भी दुकानें खुलनी चाहिए जहां पर शराब की दुकानें नहीं है, ताकि वहां पर जो बिकने वाली नकली शराब उसको रोका जा सके। और जो कुछ नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि वहां पर ही शराब बेचकर राजस्व की सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी की जाती है, उस चोरी को रोककर राजस्व की प्राप्ति की जा सके। ये सब नीतिगत मुद्दे होते हैं। पॉलिसी बनाने का अधिकार पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार के पास होता है। आप पॉलिसी से असहमत हो सकते हैं, पॉलिसी ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार तो साबित नहीं हो रहा। इसके बाद कहते हैं ये कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। हाँ, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की आबादी लगभग है और दुकानें खोलने का प्रावधान था 849। बिल्कुल हमारे पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश में, जहां की बोलते हैं राम राज्य है, वहां की आबादी करीबन 12 गुना यानी 24 करोड़ है और वहां पर 12 गुना के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 दुकानें बनती हैं लगभग। आप जानते हैं वहां पर कितनी दुकानें हैं? 27,000 से भी अधिक।
तो किसी भी चीज को सही साबित करने के लिए, गलत साबित करने के कुछ कंपैरिजन भी करने ही पड़ते हैं। इसके बाद कोर्ट में जवाब आता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही। ये दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज है, पीएमएलए एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। जब तक पैसे मिले ही नहीं, कोई ट्रेल नहीं मिली, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं है। दूसरी चीज, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे मुख्यमंत्री 1 महीने से लगभग जेल में हैं, लेकिन उनके विरुद्ध एफआईआर तक नहीं हो रही। बिना एफआईआर के जेल में रखा हुआ है जांच के नाम पर। तीसरी चीज, जमानत ना देने का जो कारण है उनका, ये पीएमएलए कानून में जमानत का बड़ा सख्त कानून है। ये अंग्रेजों के जमाने से कानून चला आ रहा था कि जब तक ईडी नहीं चाहेगी उनको जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक नियम है कि आरोपी को अपने आप को निरपराध साबित करना होता है, जबकि साधारण केसेस में ऐसा नहीं होता। जांच एजेंसियों को आरोप साबित करने होते हैं सबूतों के साथ कोर्ट के अंदर, तभी वो अपराधी घोषित होता है। या कुछ बहुत ही हार्डकोर मुजरिम होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो उनको जमानत देने में तकलीफ आती है। तो इस केस में जब कोई सबूत अभी तक मनी ट्रेल ही नहीं मिला और किसी के कहने पर, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमियों के कहने पर आपने उनको अरेस्ट कर लिया, यह सरासर गलत है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो पूरी निष्पक्ष जांच करो, तब तक इनको जमानत मिलनी चाहिए। इसमें ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए कि सरकार चुनावों में हार के डर से, मोदी सरकार इनको जेल में बंद कर रही है ताकि इनको लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। और मैं सभी से एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं, आज इन्होंने जेल में रखा हुआ है मंत्रियों को दिल्ली सरकार के, और 2 साल 4 साल के बाद जेल में रखकर निरपराध साबित हो जाते हैं, तो उस 4 साल के जिम्मेदार कौन होंगे? जब कानून है इनको जमानत देने का, तो जमानत दो, जब सजा अपराधी साबित हो जाए तो पूरी सजा दो, उसमें किसी तरह का कोई लिहाज मत करना, ये मेरा निवेदन है। लेकिन इसमें तो आपका डर साबित नहीं होना चाहिए कि आप चुनावों से डर के भाग रहे हो, चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते केजरीवाल को, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। कोर्ट में जमानत का मैंने आपको जवाब दे दिया कि इसमें जो कानून है वो उसको स्वयं को साबित करना है। लेकिन इस केस में क्या है, ईडी नई नई चालें खेल रही है ताकि इनको जमानत ना मिल सके। चालें क्या होती है, इनको टाइम होता है 90 दिन का। 90 दिन के अंदर इनको कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी होती है। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है, और जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये अपने आप को निरपराध कैसे साबित करेंगे? जब अगर ट्रायल स्टार्ट होगा, चार्जशीट फाइल होगी, तभी तो निरपराध साबित करेंगे। लेकिन इनमें दो केस बन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो अभी तक एफआईआर भी नहीं है, और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो है आज 1 साल से ऊपर हो गया, 13 महीने हो चुके उनको जेल में, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी, या वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हर थोड़े दिन बाद फाइल कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और नाजायज तरीका है किसी को भी लंबे समय तक जेल में रखने के लिए। तो मोदी सरकार को उनके तुरंत जमानत देकर रिहा करना चाहिए, साबित करो और पूरी सजा देना। लेकिन साथ में यहां पे कुछ चीज और भी आपको जोड़ना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के नियम और कानून सबके लिए अलग अलग होते हैं। केजरीवाल पर आरोप लगा, 4 आदमियों ने बोल दिया हाँ जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसके ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर केजरीवाल वर्सेस मोदी, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपके पास लाने वाला हूं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको इतना लंबा नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूं। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के नियम है वो क्या सबके लिए बराबर नहीं है? एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया चाहिए, 4 आदमी ने बोल दिया मुख्यमंत्री ने रिश्वत खाई है, और आपने उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया। जो इल्जाम मोदी सरकार पर, स्वयं नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह के ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता, उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? उनको सीधा कहता नहीं जी कोई है ही नहीं, आरोप ही नहीं है। तो ये तय कौन करेगा? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ईडी निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, और चुनाव आयोग भी, जिसकी एक जिम्मेदारी बनती है निष्पक्ष चुनाव करवाने की, उसके ऊपर भी इल्जाम है कि वो भी कहीं ना कहीं एक मिलीभगत का शक जाहिर होता है। तो ऐसा काम करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं मोदी जी, और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी चुनाव में दिख रहा है। इसका एक सार मैं बता देता हूं आपको। ये नीतिगत मामले हैं, 30 करोड़ की उसको पैसे माफ करना, कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करना, 850 दुकानें खोलना, किस क्षेत्र में खोलना, कैसे खोलना, ये सब सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसलिए इनसे में कहीं भ्रष्टाचार तब तक नहीं पाया जाता
जब तक उसके बदले में पैसे ना लिए गए हों, और जब तक पैसे का सबूत नहीं मिलता तब तक ये निरपराध रहेंगे। ये मेरा नहीं, कानून का, न्याय का कहना है। तो मोदी जी, ये अन्याय तुरंत बंद करो, और भ्रष्टाचार के ऊपर जो दूसरी वीडियो में लाने जा रहा हूं बहुत जल्द, वो भी जल्दी दर्शकों के सामने, आपके सामने सच से रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि बात जनता तक पहुंच सके। और आखिरी फैसला जनता को लेना चाहिए कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और कोर्ट जब तक इसको साबित ना कर दे कि ये अपराध हुआ है, तब तक क्या इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या चुनाव सभी के लिए एक ही रूल के आधार से नहीं लड़ने चाहिए? नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष रहें, एक आम सच्चे नागरिक की तरह बात करें। किसी की फेवर लेकर करेंगे तो वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत होगा। धन्यवाद। आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे भ्रष्टाचार के ऊपर, और उसमें भी विशेषता दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा आज सबसे गर्म मुद्दा है देश के लिए, पूरे देश के लिए, जिसमें कि दिल्ली के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर बंद हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इल्जाम क्या क्या है और नई शराब पॉलिसी में है क्या। दोस्तों, नई शराब पॉलिसी बनाने का मकसद जो था, पैसे कमाना तो सबका, सारी सरकारों का मकसद होता ही है कि किसी तरीके से कमाई बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ एक और मकसद था, पूरी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना। जहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं उनको बंद करना, बड़े शोरूम्स में, जो मॉल्स में दुकानें खोलना, ताकि जो कंज्यूमर है, शराब पीने वाले, वो सर आराम से बैठकर शराब पी सके एयर कंडीशन में, जैसा कि विदेशों में भी होता है। और उनको एक सिस्टम के अनुरूप ढालना, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में दुकानें बहुत ज्यादा हैं और कुछ क्षेत्रों में दुकानें थी ही नहीं, तो उनको बराबर करना, हर वार्ड में लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना। नई दुकानों की जो संख्या इन्होंने डिसाइड की थी पॉलिसी के अंदर, उसमें 849 दुकानों का प्रावधान था। इसमें दो मुख्य बातें और आई सामने। जो शराब का व्यापार था दिल्ली के अंदर, उसको बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, जो कि अब तक सरकारी क्षेत्र में था। उसमें उनकी कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% की गई। ये इसकी मुख्य बातें हैं। अब इसमें आरोप क्या क्या है? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला आरोप है, व्यापारियों को नाजायज फायदा दिया गया, नाजायज छूट दी गई हर तरह से, जिसमें सबसे पहले कोरोना के दौरान 30 करोड़ रुपया व्यापारियों को लाइसेंस फी का माफ किया गया, जिसको वेवर बोलते हैं। दूसरा आरोप, व्यापारियों की जो कमीशन है 5% से बढ़ाकर जो 12% की गई, उसके बदले में किकबैक मिली, 100 करोड़ रुपए वापस लिए जो इन्होंने खर्च किए, जिसको भ्रष्टाचार और रिश्वत की श्रेणी में लिया जाता है। तीसरा आरोप कि इन्होंने गली गली में दुकानें खोल दी। चौथा आरोप लगाते हैं, एक के साथ एक फ्री शराब कैसे बांट कर दी इन्होंने, हर लोगों को शराब भी बनाना चाहते हैं। अगर पॉलिसी गलत नहीं थी तो अगला इल्जाम इन्होंने लगाया कि वो वापस क्यों ली गई। और आखिरी इल्जाम इनका जो है वो है, इनको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही अगर ये बेगुनाह है। तो मैं एक एक करके कुछ चीजें अपनी बात सामने रख रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सरकार का या किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बता रहा आपको। मैं एक आम आदमी, एक आम देश का नागरिक होने के नाते इस विषय पर मैंने बड़ी गहराई से सोचा और कुछ जांच अपने सोर्स से इंटरनेट के थ्रू निकाली। उसी आधार पर मैं ये बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो इनका सबसे जो पहला इल्जाम है कि इन्होंने व्यापारियों को नाजायज फायदा पहुंचाया, जो कि 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन की गई और 30 करोड़ रुपया इनकी फीस माफी की गई कोरोना के दौरान।
तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है, अगर कोरोना के दौरान 30 करोड़ रुपए इन्होंने फीस माफ की तो वो एक पॉलिसी के अंतर्गत होता है, जैसा कि केंद्र सरकार ने भी टोल टैक्स के ऊपर लिया जाने जो टैक्स था, जब उनकी कमाई बंद हो गई तो केंद्र सरकार ने लगभग 80 करोड़ रुपया टोल नाके के जो मालिक थे उनका भी माफ किया। ये एक पॉलिसीगत नीति है। दूसरा, कमीशन बढ़ाकर 5% से लेकर 12% की गई, ये भी एक पॉलिसी मैटर है और ये किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ताकत के अंदर होता, अधिकार क्षेत्र में होता ही कर सकते हैं। उसी प्रकार दुकानों की संख्या इन्होंने जो बढ़ाई, जो एक इल्जाम है, 864 दुकानें पहले थी जो अब घटकर 849 करने का प्रावधान था। हां, इसमें ऐसी जगह पर दुकानें खोलना था जहां पहले शराब की दुकानें नहीं थी या छोटी दुकानें थी, उनको बंद करना, और मॉल्स में बड़े बड़े अच्छी जगह पे दुकानें खोलना। जैसे आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां जाएं, अपनी चॉइस से शराब खरीदें और एयर कंडीशन वहां पे जगह हो जहां पर आप बैठकर तसल्ली से पी सकें, जैसा कि विदेशों में भी होता है। तो पहले इन्हीं दोनों चीजों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है 30 करोड़ रुपए का जो उन्होंने माफी की, अगर उसके बदले में इन्होंने पैसे खाए हैं दिल्ली सरकार ने, तो वो निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा और ये आरोप अगर हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा इल्जाम है कि इन्होंने कमीशन जो है व्यापारियों की 5% से बढ़ाकर 12% कर दी और उसके बदले में 100 करोड़ रुपए का आरोप है रिश्वत खाने का। तो ये अगर पैसे किकबैक मिला है वापसी में, तो निश्चित तौर पर यह मामला पूरी तरह भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। लेकिन भ्रष्टाचार का एक परिभाषा है। परिभाषा क्या कहती है, या अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो जांच का एक सजा का तरीका सरकार ने नियम बनाए हैं, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनको रिमांड ली जाती है, उनकी जांच की जाती है, खोज भी पूरी की जाती है और पूरी मनी ट्रेल निकाली जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने इल्जाम लगा दिया और किसी को भी उठाकर आप जेल में बंद कर दो। आप रास्ते में चलते किसी आदमी को भी ऐसे इल्जाम लगाकर बंद नहीं कर सकते। पहले उसका मनी ट्रेल ढूंढा जाए, खोजबीन की जाए और अगर सबूत मिल जाए तो निश्चित तौर पर कोर्ट में पेश किया जाए और जब अपराधी साबित हो जाए तो उसको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आरोप है और वो भी जबानी जुबा खर्च है तो आप उसको लंबे टाइम तक जेल में नहीं रख सकते। सिस्टम यही कहता है कि आपने उनको बुलाया, रिमांड पे लिया, पूरी जांच की, पूरे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की, उसके बाद उसको जमानत दे दी जाती है, जो उसका बेसिक अधिकार होता है। फिर कोर्ट में मुकदमा चलता है, जांच एजेंसियां साबित करती हैं कि इन्होंने ये रिश्वत ली, ये पैसा ऐसे आया, यहां से आया, पूरे सबूत दिए जाते हैं। तो उस केस में अगर जांच एजेंसियां सफल होती हैं साबित करने में, तो वो निश्चित तौर पर अपराधी साबित होता है और उसको जेल की सजा मिलती है। लेकिन जब तक वो साबित नहीं होता तब तक वो जमानत पर बाहर रह सकता है। अगर जांच एजेंसियां ये साबित करने में असफल होती हैं कि सबूत नहीं मिले, तो वो निरपराधी घोषित करके कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में अभी तक कोई ऐसा मनी ट्रेल किसी के पास भी नहीं मिला, ना तो मनीष सिसोदिया के पास, ना अरविंद केजरीवाल जी के पास, ना इन्होंने बाकी जो गिरफ्तार किए हैं विजय नायर के पास। 1 रुपए भी कहीं से वसूल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आरोपों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल आरोपों की जांच करो, लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक जमानत के अधिकार में इनका अधिकार है और उनको जमानत देनी चाहिए आपको। ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, संविधान का, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो। दूसरी चीज मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये भ्रष्टाचार है तो इस पॉलिसी के ऊपर हमारे एलजी साहब की भी साइन है, तो उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया? आरोपी तो फिर वो भी हैं। तो निष्पक्ष जांच करो, निष्पक्ष काम करो। ऐसा ना लगे इस तरीके से, तो जनता के बीच जो साफ मैसेज आता है कि आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया है और उनको जेल में रखा गया है। जब तक मनी ट्रेल नहीं मिल जाती, आपको पैसे नहीं मिल जाते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आती है कि जो उन्होंने जी एक के साथ एक फ्री बांट दी, गली गली में दुकानें खोल दी, तो उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। दिल्ली के अंदर
पहले 864 दुकानें चल रही हैं पुरानी पॉलिसी के अंतर्गत। नई पॉलिसी में 849 दुकानें हैं, पहले से कम ही खोलने का प्रावधान है। हाँ, ये जरूर है कि पहले छोटी दुकानें, गली गली की दुकानें बंद करके हर वार्ड में बराबर दुकानें खोली जाएं और उन क्षेत्रों में भी दुकानें खुलनी चाहिए जहां पर शराब की दुकानें नहीं है, ताकि वहां पर जो बिकने वाली नकली शराब उसको रोका जा सके। और जो कुछ नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि वहां पर ही शराब बेचकर राजस्व की सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी की जाती है, उस चोरी को रोककर राजस्व की प्राप्ति की जा सके। ये सब नीतिगत मुद्दे होते हैं। पॉलिसी बनाने का अधिकार पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार के पास होता है। आप पॉलिसी से असहमत हो सकते हैं, पॉलिसी ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार तो साबित नहीं हो रहा। इसके बाद कहते हैं जी कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। हाँ, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की आबादी लगभग है और दुकानें खोलने का प्रावधान था 849। बिल्कुल हमारे पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश में, जहां की बोलते हैं राम राज्य है, वहां की आबादी करीबन 12 गुना यानी 24 करोड़ है और वहां पर 12 गुना के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 दुकानें बनती हैं लगभग। आप जानते हैं वहां पर कितनी दुकानें हैं? 27,000 से भी अधिक। तो किसी भी चीज को सही साबित करने के लिए, गलत साबित करने के कुछ कंपैरिजन भी करने ही पड़ते हैं। इसके बाद कोर्ट में जवाब आता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही। ये 2 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज है, पीएमएलए एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। जब तक पैसे मिले ही नहीं, कोई टेल नहीं मिली, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं है। दूसरी चीज, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे मुख्यमंत्री 1 महीने से लगभग जेल में हैं, लेकिन उनके विरुद्ध एफआईआर तक नहीं हो रही। बिना एफआईआर के जेल में रखा हुआ है जांच के नाम पर। तीसरी चीज, जमानत ना देने का जो कारण है उनका, ये पीएमएलए कानून में जमानत का बड़ा सख्त कानून है। ये अंग्रेजों के जमाने से कानून चला आ रहा था कि जब तक ईडी नहीं चाहेगी उनको जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक नियम है कि आरोपी को अपने आप को निरपराध साबित करना होता है, जबकि साधारण केसेस में ऐसा नहीं होता। जांच एजेंसियों को आरोप साबित करने होते हैं सबूतों के साथ कोर्ट के अंदर, तभी वो अपराधी घोषित होता है। या कुछ बहुत ही हार्डकोर मुजरिम होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो उनको जमानत देने में तकलीफ आती है। तो इस केस में जब कोई सबूत अभी तक मनी टेल ही नहीं मिला और किसी के कहने पर 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमियों के कहने पर आपने उनको अरेस्ट कर लिया, ये सरासर गलत है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो पूरी निष्पक्ष जांच करो, तब तक इनको जमानत मिलनी चाहिए। इसमें ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए कि सरकार चुनावों में हार के डर से मोदी सरकार इनको जेल में बंद कर रही है ताकि इनको लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। और मैं सभी से एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं। आज इन्होंने जेल में रखा हुआ है मंत्रियों को दिल्ली सरकार के, और 2 साल 4 साल के बाद जेल में रखकर निरपराध साबित हो जाते हैं, तो उस 4 साल के जिम्मेदार कौन होंगे? जब कानून है इनको जमानत देने का, तो जमानत दो। जब सजा अपराधी साबित हो जाए तो पूरी सजा दो, उसमें किसी तरह का कोई लिहाज मत करना। ये मेरा निवेदन है। लेकिन इसमें तो आपका डर साबित नहीं होना चाहिए कि आप चुनावों से डर के भाग रहे हो, चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते केजरीवाल को, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। कोर्ट में जमानत का मैंने आपको जवाब दे दिया कि इसमें जो कानून है वो उसको स्वयं को साबित करना है। लेकिन इस केस में क्या है, ईडी नई नई चालें खेल रही है ताकि इनको जमानत ना मिल सके। चालें क्या होती है? इनको टाइम होता है 90 दिन का। 90 दिन के अंदर इनको कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी होती है। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है, और जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये अपने आप को निरपराध कैसे साबित करेंगे? जब अगर ट्रायल स्टार्ट होगा, चार्जशीट फाइल होगी, तभी तो निरपराध साबित करेंगे। लेकिन इनमें दो केस बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो अभी तक एफआईआर भी नहीं है, और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो है आज 1 साल से ऊपर हो गया, 13 महीने हो चुके उनको जेल में, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी, या वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हर थोड़े दिन बाद फाइल कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और नाजायज तरीका है किसी को भी लंबे समय तक जेल में रखने के लिए। तो मोदी सरकार को उनके तुरंत जमानत देकर रिहा कर देना चाहिए, साबित करो और पूरी सजा देना। लेकिन साथ में यहां पे कुछ चीज और भी आपको जोड़ना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के नियम और कानून सबके लिए अलग अलग होते हैं। केजरीवाल पर आरोप लगा, 4 आदमियों ने बोल दिया हां जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर केजरीवाल वर्सेस मोदी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपके पास
लाने वाला हूं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको इतना लंबा नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूं। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के नियम है वो क्या सबके लिए बराबर नहीं है? एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया चाहिए, 4 आदमी ने बोल दिया मुख्यमंत्री ने रिश्वत खाई है और आपने उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया। जो इल्जाम मोदी सरकार पर, स्वयं नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह के ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? उनको सीधा कहता नहीं जी कोई है ही नहीं, आरोपी नहीं है। तो ये तय कौन करेगा? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ईडी निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, और चुनाव आयोग भी, जिसकी एक जिम्मेदारी बनती है निष्पक्ष चुनाव करवाने की, उसके ऊपर भी इल्जाम है कि वो भी कहीं ना कहीं एक मिली भगत का शक जाहिर होता है। तो ऐसा काम करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं मोदी जी, और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी चुनाव में दिख रहा है। इसका एक सार मैं बता देता हूं आपको। ये नीतिगत मामले हैं, 30 करोड़ की उसको पैसे माफ करना, कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करना, 850 दुकानें खोलना, किस क्षेत्र में खोलना, कैसे खोलना, ये सब सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसलिए इनसे में कहीं भ्रष्टाचार तब तक नहीं पाया जाता जब तक उसके बदले में पैसे ना लिए गए हों, और जब तक पैसे का सबूत नहीं मिलता तब तक ये निरपराध रहेंगे। ये मेरा नहीं, कानून का, न्याय का कहना है। तो मोदी जी, ये अन्याय तुरंत बंद करो, और भ्रष्टाचार के ऊपर जो दूसरी वीडियो में लाने जा रहा हूं बहुत जल्द, वो भी जल्दी दर्शकों के सामने, आपके सामने सच से रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि बात जनता तक पहुंच सके। और आखिरी फैसला जनता को लेना चाहिए कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और कोर्ट जब तक इसको साबित ना कर दे कि ये अपराध हुआ है, तब तक क्या इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या चुनाव सभी के लिए एक ही रूल के आधार से नहीं लड़ने चाहिए? नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष रहें, एक आम सच्चे नागरिक की तरह बात करें। किसी की फेवर लेकर करेंगे तो वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत होगा। धन्यवाद। आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा।